नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। लोगों, देखिए साथियों, यहाँ पर आपका 22 फरवरी आज हो चुका है। कल है आपका 23 फरवरी और 12th एग्रीकल्चर 11th एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी सब्जेक्ट यानी सस्य विज्ञान का कल पेपर होने वाला है। उस क्रम में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सस्य विज्ञान भाग 2 कक्षा 12 का वर्ष 2018 का जो पेपर है वो। ठीक है, ये अंतिम समय की तैयारी है, अंतिम चरण की। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का टाइम निकल गया। अब आपने जितना थ्योरी पढ़ा या नहीं पढ़ा सब ठीक है, अब आप सिर्फ पेपर सॉल्व करेंगे, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं। अगर आप महामैराथन या शॉर्ट रिवीजन क्लास है उनको आप देख सकते हैं। और आज ही इससे पहले आपको हमारे चैनल पर 2014 का पेपर प्रोवाइड हो चुका है, 2023 का भी हो चुका है, अब आपको 2018 का हो रहा है, इसके बाद 2019 और 2020 ये लेकर आपके पास 5 वर्षों के पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास पेपर्स हैं तो आप उनको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम, ये इंस्ट्रक्शंस है, इनको आप फॉलो करेंगे। देखिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आलू का उत्पत्ति स्थान है भारतवर्ष, जापान, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। इसमें पेरू या चिली देश है, उसी को आलू का नेटिव प्लेस कहा जाता है। रॉयल डेलिशस वैरायटी है आम, सेब, अमरूद, पपीता। रॉयल डेलिशस है सेब की वैरायटी। रॉयल डेलिशस के अलावा रेड डेलिशस भी सेब की वैरायटी है, न्यूटन भी सेब की ही वैरायटी है। इसके अलावा आपका लाल अंबरी, सुनहरी, ये सारी सेब की, अर्ली सेनबरी, ये सारी आपकी सेब की वैरायटीज है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहते हैं इसको इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ स्थित है? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, यूपी में स्थित है, वाराणसी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वी कटाव का आमतौर पर सूत्र क्या होता है? तो देखिए ये ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देखिए पांचवा क्वेश्चन, एबेलमस्कस एस्कुलेंटस वैज्ञानिक नाम है। लौकी, फूलगोभी, करेला, भिंडी। भिंडी का हो जाएगा एबेलमस्कस एस्कुलेंटस। लौकी का लेजनेरिया साइसेरिया, फूलगोभी का ब्रिस्काडेसिया और बोट्राइटिस, और करेले का आपको याद ही है, ठीक है, ममोडिका एरेंटिया। ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए निश्चित उत्तरी में विटामिन सी युक्त फल का नाम लिखिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया है कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला और कच्चा आम। ध्यान रखिए, कच्चा आम, अगर आम कच्चा होगा तभी उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, तभी खट्टा होगा। पक जाएगा तो विटामिन ए पाया जाएगा उसमें। गुलाब के कुल का नाम लिखिए। गुलाब यानी रोजा इंडिका जो होता है, रोजा साइनेंसिस भी उसी का नाम है, रोजा सेंटिफोलिया भी उसी का नाम है। इसकी फैमिली होती है रोजेसी। और सेब की भी यही होती है, ध्यान में रखेंगे। इनआर्चिंग क्या है? देखिए इनआर्चिंग आपने सुना होगा प्रोपगेशन, इसमें सेक्सुअल, असेक्सुअल। असेक्सुअल में आपने सुना होगा 5 विधियां होती है, कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग और सेपरेशन एंड डिवीजन। ग्राफ्टिंग में भी होती है, जैसे ग्राफ्टिंग का ही एक पार्ट है इनआर्चिंग प्रकार का प्रोपेगेशन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से आप इनआर्चिंग से जो आप प्रोपेगेट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जैसे साइट्रस जो आपके नींबू वर्गीय हैं, और अखरोट यानी वलनट, इसको आप इनआर्चिंग से प्रवर्धित करते हैं। अमरूद का अधिक उत्पादन किस मौसम में होता है? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, अमरूद में 3 प्रकार की बहार आती हैं, अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। तो सबसे अधिक या सबसे अच्छे मीठे फल जो होते हैं जिस बहार के, वो आपका होता है मृग बहार। ठीक है, और इसका समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर तक, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 6, एकांतरिक फलन क्या है? इसको कहते हैं हम एकांतर फलन, इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट, अब देखिए नाम क्या है? एकांतर, एक प्लस अंतर, एक के अंतर पर, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। यानी देखिए इस बियरिंग फलन मतलब फल आना, इसका मतलब यही है कि इसमें जो फल आते हैं वो 1 वर्ष के अंतर पे आते हैं। जैसे कि आपका ये मेनली आपके सेब और आम में देखने को मिलता है। जैसा कि फल आया 2024 में, अब 2025 में नहीं आएगा, यह बहुत कम ना के बराबर आएगा, फिर आएगा 2026 में। इसको कहते हैं एकांतर फलन यानी अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट यानी अल्टरनेट, पता ही आपको, बियरिंग यानी फल आना, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अमरूद के एक प्रमुख रोग का नाम बताइए एवं इसके नियंत्रण के उपाय लिखिए। 7वें क्वेश्चन में देखिए, आप लोगों ने सुना होगा अमरूद में विल्ट डिजीज लगता है, विल्ट उकठा रोग भी कहते हैं, बहुत ही हानिकारक रोग है। इसके लिए, इससे बचने के लिए हम बीजोपचार कर लेते हैं थायराम कैप्टन या बाविस्टीन से। फिर देखिए बल्ब फसलें क्या है? एक बल्ब फसल का नाम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2014 में भी आया हुआ था, आप देख लेंगे हमारे चैनल पर।
बल्ब फसलें यानी जिन फसलों को बल्ब या के थ्रू प्रोपगेट किया जाता है, प्रवर्धित करते हैं, उन्हें बल्ब फसलें बोलते हैं। मेनली इनमें दो फसलें आती हैं, प्याज यानी अनियन और लहसुन गार्लिक यानी एलियम सेटाइवम और एलियम सेपा। तो ये दो फसलें होती हैं। सिंचाई की थाला विधि का देखिए, जो सिंचाई की रिंग मेथड होती है, थाला विधि है, उसको आप इसमें फिगर के साथ वर्णन करेंगे। फिर देखिए आलू के बीजोपचार हेतु एक रसायन का नाम लिखिए एवं उसकी मात्रा को लिखिए। देखिए आपको जो पोटैटो है उसको आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए आप एरिटान नाम का एक केमिकल आता है, 0.25% के हिसाब से आप उसका छिड़काव करेंगे, या टेफासान का भी छिड़काव कर सकते हैं। 5 मिनट तक उसमें आप यानी 5 मिनट तक एरिटान या टेफासान में डुबो कर रखेंगे सीड को। ठीक है। फिर देखिए अम्लीय भूमि के सुधारकों हेतु यानी जो आपके एसिडिक सॉइल होते हैं उनको आप कैसे रिक्लेमेंट करेंगे, कैसे उनका सुधार करेंगे। तो एसिडिक सॉइल के लिए हम यूज करते हैं, पहला है रॉक फॉस्फेट और दूसरा है यहाँ पर चूना, और इसके अलावा आप कर सकते हैं क्षारीय उर्वरक। ये सारी आपकी जो एसिडिक सॉइल है उनको सुधार ये करते हैं। क्षारीय भूमि आता है तो जिप्सम और पायराइट का, तो ये आपका हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अतिवृष्टि के भूमि एवं फसलों पर प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब देखिए अतिवृष्टि इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं बाढ़। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जितना पेज चाहे उतना लिख सकते हैं बाढ़ का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इसमें हम कुछ बता देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। जैसे एक आंकड़ा जैसे आंकड़े कुछ बताता हूं, जो बताते हैं आंकड़े, ये कहा जाता है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बाढ़ के कारण नष्ट हो जाती है। 75,000 मकान भी जो है ध्वस्त हो जाते हैं। 1250 लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। इसके अलावा जो है आवागमन जो है आपका वो प्रभावित होता है, सड़कें बाधित होती हैं, और पेड़ पौधे जो हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। वाटर लॉगिंग यानी जल क्रांति हो जाती है, जिससे आपका हानि होती है, फल फूल कम लगते हैं, उपज कम मिलते हैं। तो ये सारा आपका हो जाएगा। लीची के 2 प्रमुख रोगों के नाम बताइए तथा उनके नियंत्रण जो है उसका नियंत्रण कैसे करेंगे, उसके उपाय लिखिए। 13वें क्वेश्चन में देखिए एक लीची में बहुत ही यानी जो है हानिकारक रोग लगता है, जिसको कहते हैं चूरड़ी फफूद। चूरड़ी फफूद इसमें क्या है, इसमें जो लीची होता है वो मेनली उसमें सफेद पाउडर जैसा वो दिखने लगता है। ठीक है। इसके उपचार के लिए कैराथेन नाम का केमिकल आता है, कैराथेन। इसको 0.06% के हिसाब से हम इसका छिड़काव करते हैं। और एक और इसमें जैसे 2 रोग पूछा है, तो पहला आपका ये हो जाएगा चूड़ी फफूद, दूसरा हो जाएगा फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग इसको फल का फटना बोलते हैं। बोरान या पानी की कमी से फल जो फट जाता है, इसके उपचार के लिए NaA यानी नेप्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। 14वां क्वेश्चन है, सिंचाई जल के गुण लिखिए एवं फसलों पर उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है। देखिए अब सिंचाई जल के गुण आप लिख ही सकते हैं, क्या प्रभाव फसलों पर प्रभाव पड़ते हैं। जैसे फसल जो है उसका वृद्धि और विकास अच्छे से होता है, भूमि में यानी नमी भी अच्छी तरह से बनी रहती है। ऐसे आप फसल पर जो भी प्रभाव पड़ता है सिंचाई का वो लिख सकते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन लास्ट वाले 15, 16, 17 जो 6 नंबर देते हैं। 15 है, उत्तर प्रदेश में गुलाब की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो जो रोज कल्टीवेशन है गुलाब की खेती इस पे पूछी जा रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं सिर्फ आपको ये बोलते चलूंगा, आप देखें गुलाब की खेती। भारतीय गुलाब का वानस्पतिक नाम रोजा इंडिका होता है, विदेशी गुलाब का रोजा सेंटिफोलिया, चीनी गुलाब का रोजा साइनेंसिस, फैमिली रोजेसी 2N14 होता है, और इंग्लैंड और ईरान का राष्ट्रीय फूल भी कहते हैं, राष्ट्रीय पुष्प। और भारत का तो कमल आपको पता ही है। गुलाब की खेती को जो रोजरी कहते हैं, क्या जो कल्टीवेशन होते हैं गुलाब का उसको कहते हैं रोजरी। ठीक है। और यहाँ पर गुलाब की खेती करने वाला जो आदमी होता है उसको रोजेरियन कहते हैं। फल को जो होता है उसको हिप्स कहते हैं। भारत में गुलाब गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, और गुलाब के पिता या जनक डॉक्टर BP पाल को कहते हैं। पूरा नाम डॉक्टर बेंजामिन पियरी पाल है, वो आपको नहीं इंपॉर्टेंट है। गुलाब की पौध लगाने का समय रबी की फसल है दोस्तों, ये 2023 में भी आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप करेंगे। और गुलकंद भी जो है गुलाब से बनाई जाती है, जिसमें 1 संबंध 1 के अनुपात में चीनी जो है मिलाते हैं। गुलाब में छटाई करने का उपयुक्त समय अक्टूबर है। गुलाब में फलों की अवधि को बढ़ाने के लिए जो प्लसिंग ट्रीटमेंट करते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कटिंग द्वारा पौध तैयार करना का उपयुक्त समय जून जुलाई होता है। गुलाब में बडिंग द्वारा पौध तैयार करने का उपयुक्त समय जनवरी फरवरी होता है। स्पेसिंग यानी अंतरण कितना होता है, तो 1 × 1 मीटर होता है, ध्यान में रखेंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर
बर्डिंग का समय नवंबर दिसंबर होता है। भारत में गुलाब का अधिक पुष्प का उत्पादन जो यानी सबसे ज़्यादा अगर फूलों के रूप में हम देखें तो गुलाब की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक गुलाब का उत्पादन यूपी में ही किया जाता है। और गुलाब में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है, नीला रंग डेल्फोडिन के कारण होता है। और गुलाब में फूल में तेल की मात्रा 0.02 से 0.05% होती है। प्रजातियां देखिए, रक्तगंधा, क्रिस्मन, ग्लोरी, एवन, तुषार, सुचित्रा, पूसा मोहित, सुपरस्टार, निशांत, बीपी पाल, ये सारी। और कीट लगते हैं जैसे इसमें मोयला और स्केल कीट। रोग लगता है पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज और डाईबैक बीमारी भी लगती है कॉपर की कमी से। और उपज 25 से 30 कुंटल मिलती है। तो ये हो गया आपकी गुलाब की पूरा खेती, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 16वां, जल निकास एवं उसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो जल निकास, जैसा कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले साल भी आया था। जल निकास की परिभाषा हमने आपको बताया है, फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधोसतह यानी सरफेस है, सब सरफेस से आवश्यकता से अधिक जल जो है उसको निकालने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं जल निकास। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो जल निकास है उसकी विधियां क्या हैं, तो जैसे दो विधियां आती हैं। पहला सरफेस ड्रेनेज, सरफेस वाटर ड्रेनेज, दूसरा है सब सरफेस वाटर ड्रेनेज यानी पृष्ठीय जल निकास और अधिपृष्ठीय जल निकास। अब पृष्ठीय जल निकास में देखिए क्या होता है, जब जल निकास भूमि की ऊपरी सतह पर निकास नालियां बनाकर किया जाता है तो उसे खुला जल निकास या पृष्ठीय जल निकास कहते हैं। भूमिगत जल निकास, जब जल निकास भूमि के अंदर नालियां बनाकर किया जाता है तो भूमिगत जल निकास या अधोपृष्ठीय जल निकास कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। पृष्ठीय जल निकास की विधियां जैसे भूमि का संरेखण करके, भूमि का संरेखण है, भूमि का रेखण करके, मृदा प्रवणता में सुधार करके, भूमि समतलन, जो भूमि है उसको समतल कर देंगे, ये सारी हैं। और अधोपृष्ठीय में जैसे अस्थायी नालियां बनाकर, कटआउट नालियां बनाकर, अस्थायी नालियां बनाकर, बेतरतीब या रैंडम नालियां बनाकर, ये सारी आप ध्यान में रखेंगे। क्रॉस स्लोप नालियां बनाकर, समांतर नालियां बनाकर, बेंडिंग नालियां बनाकर। ठीक है, ये सारी है आपकी, सिर्फ आता है पृष्ठीय में। अब अधोपृष्ठीय में देखिए जैसे टाइल या खपरेल जल निकास, मोल जल निकास आता है, और पत्थर या ईंटों की नालियां, छिद्रित पाइप जल निकास, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। फिर आगे देखिए नींबू एवं पपीते की खेती का तुलनात्मक वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। उन्नतशील प्रजातियां, तो नींबू की प्रजातियों में जैसे आपका मैं बताता हूं जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, जैसे यूरेका गोल, यूरेका लंबा, पंत लेमन 1, पंत लेमन 2। ये पंत लेमन 1, पंत लेमन 2 याद करना आसान भी, आप लिख के आएंगे अगर आता है तो। पंत लेमन 1, पंत लेमन 2। और पपीता में जैसे सूर्या, पूसा नन्हा, ताइवान, पूसा मजेस्ट्री, पूसा डेलिसस। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर खाद एवं उर्वरक क्या होगा, तो जैसे नींबू में 20 केजी पर केजी के हिसाब से हम खाद डाल देते हैं। और उर्वरक जैसे इसमें क्या होता है कि 50/50 के अनुपात में एनपीके डालते हैं। और पपीता में 250/250/500 ग्राम के हिसाब से डालते हैं यहाँ पर एनपीके। और एफवाईएम जो है गोबर की खाद जो होती है उसको 2 टोकरी पर पेड़ के हिसाब से डालते हैं। और उपज जो है नींबू में 200 से 250 कुंटल मिलती है, पपीते में यहाँ आपका 250 से 300 क्विंटल मिलती है। तो ये पूरा पेपर यहाँ पे आपका खत्म होता है। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जो भी पेपर सॉल्व आप कर सकते हैं वो आज कर लें। ठीक है, 5 वर्षों के तो हम आपको चैनल पर दे ही रहे हैं, इसके अलावा जो आपके पास है उनको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कभी नए नहीं बनते हैं, पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, स्पेशली बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं अब 2019 के पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।